Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 27 January 2022 and today's important nursing competitive exams MCQs are: first question. Shock can be defined as. शॉक को आप किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या फिर शॉक होने पर कौन सी फाइंडिंग्स देखी जाती हैं? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी हाइपोपरफ्यूजन ऑफ टिश्यू, ऑप्शन सी हाइपोक्सीमिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी किसी क्लाइंट को शॉक होता है तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से काफ़ी कम हो जाता है। यही कंडीशन हाइपोटेंशन कहलाती है। शॉक की स्थिति में बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा बहुत कम होती है या फिर हार्ट के द्वारा पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड को वाइटल ऑर्गन्स या बॉडी ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचाया जा पाता, जिसकी वजह से उस ऑर्गन्स के टिश्यूज़ में हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। यही कंडीशन हाइपोपरफ्यूजन कहलाता है। ऑप्शन सी में बताया गया है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। ये भी शॉक पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स इन। प्रेगनेंसी के दौरान किस ट्राइमेस्टर में ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन्स का निर्माण होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में या फिर ऑल ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआती 12 सप्ताह का जो समय होता है उसे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर का नाम देते हैं और इसी दौरान ऑर्गेनोजेनेसिस देखा जाता है। इस ट्राइमेस्टर में टोटल वेट गेन 1 kg अप्रॉक्स होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 वीक्स से लेकर 28 वीक्स के बीच का समय होता है और इसमें 5 kg करीब वेट गेन किया जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर 28 वीक्स के बाद से लेकर डिलीवरी तक का समय होता है और इसमें भी 5 kg अराउंड वेट गेन देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्डिनल साइंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एक्सेप्ट। इस वर्ड को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इस वर्ड के आते ही पूरे क्वेश्चन का मतलब उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। आपको यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन के पेशेंट में कौन से इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स या साइंस देखने को मिलते हैं उन्हें बताना है। ऑप्शन है पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया या फिर वेट गेन, विच इज़ नॉट अ कार्डिनल साइन ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में वेट लॉस जो है कॉमनली नहीं देखा जाता, इसलिए हम इसे इसका कार्डिनल साइन नहीं मानते हैं। इससे जुड़ा एक पॉइंट है, अगर आप डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें तो इसमें पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं, जबकि आप वेट गेन की बात करेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में वेट लॉस देखा जाता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में वेट लॉस नहीं देखा जाता। इस वजह से इसे हम कार्डिनल साइन में इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉलीयूरिया शब्द का मतलब है एक्सेसिव यूरिनेशन, यानी यूरिन आउटपुट का बहुत ज़्यादा होना।
पॉलीफेजिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना यानी एक्सेसिव हंगर, और पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यास लगना। ये तीनों ही साइंस आपको डायबिटीज़ के पेशेंट में देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट वेट लॉस। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन। मम्स डिजीज़ होने पर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिल सकती है? ऑर्काइटिस, कंजक्टिवाइटिस, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस या फिर एसएसपीई। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऑर्काइटिस जो है ये आपको एज अ कॉम्प्लिकेशन मम्स पेशेंट में देखने को मिलेगी। मम्स की कंडीशन में ऑर्काइटिस का मतलब है कि टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन आना। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्डरली क्लाइंट इज एडमिटेड टू emergency room. Which symptom is the client with a fractured hip most likely to be exhibit? एक कोई एल्डर पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में आता है और इसे हिप फ्रैक्चर हुआ है, हिप बोन का फ्रैक्चर हुआ है। हिप फ्रैक्चर के केस में आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी डिसअलाइनमेंट, ऑप्शन सी कूल एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ पीडल पल्स। फ्रैक्चर्ड हिप होने पर कौन सी फाइंडिंग कॉमनली देखने को मिलती है, इसे आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हिप फ्रैक्चर होने पर डिसअलाइनमेंट देखने को मिलेगा। डिसअलाइनमेंट का मतलब है पेशेंट की जो बोन है वो बॉडी के नॉर्मल अलाइनमेंट से अलग हो जाएगी, डिसलॉज्ड हो जाएगी, डिस्ट्रक्चर हो जाएगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिसअलाइनमेंट। हमने ऑप्शन ए के अंदर जो पेन दिया गया था उसे इसलिए सही नहीं माना है क्योंकि सभी फ्रैक्चर्स के अंदर आपको पेन एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर स्पेशली हिप फ्रैक्चर के बारे में आपको बताना था, सो इट वाज इनकरेक्ट। कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटी एंड द एब्सेंस ऑफ पल्सेस are the indicative of compartment syndrome or peripheral vascular disease, not a fractured hip. So answer C and D are incorrect. हमने ऑप्शन में दिए एक्सट्रीमिटीज़ की कूलनेस और एब्सेंस ऑफ पल्सेस को सही इसलिए नहीं माना है क्योंकि ये जो दोनों ही फाइंडिंग्स हैं ये कॉमनली आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ जैसी फाइंडिंग में देखने को मिलती हैं। ये नॉर्मली हिप फ्रैक्चर से रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को सही मानेंगे। हिप फ्रैक्चर होने पर कॉमनली आपको डिसअलाइनमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, अ प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट हाउ अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोवाइड सर्कुलेशन टू द बेबी। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट आपसे पूछती है कि अम्बिलिकल कॉर्ड्स के द्वारा किस प्रकार से बच्चे को सर्कुलेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। द नर्स रिस्पॉन्ड्स दैट द अम्बिलिकल कॉर्ड हैज़। एज अ नर्स आप इस वुमेन को बताते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड में एक आर्टरी और दो वेन्स होती हैं, एक आर्टरी एक वेन होती है, दो आर्टरी दो वेन्स होती हैं या फिर दो आर्टरी एक वेन होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड्स में अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज और कितनी वेन्स होती हैं ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा,
अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरीज और 1 वेन होती हैं, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। Umbilical cord is attached connecting to the fetus with placenta. मदर के वुम्ब में प्लेसेंटा इम्प्लांटेड रहता है और इस प्लेसेंटा से निकलकर अम्बिलिकल कॉर्ड जो है फीटस को जोड़ती है, उसके नाभि वाले हिस्से में पहुंचती है। इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे में गैसियस और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज देखने को मिलता है। It contains 2 arteries which carry deoxygenated blood from fetus to placenta and 1 vein that carries oxygenated blood from placenta to fetus, surrounded by a gelatinous substance called Wharton's jelly. अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो ये 2 आर्टरीज होती हैं, इनका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस से प्लेसेंटा तक लेकर जाना। जनरली हम ये पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में आर्टरीज का काम है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आर्टरी है ये फीटस से प्लेसेंटा तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, यानी ऐसा ब्लड जो फीटस द्वारा यूज़ कर लिया गया है और इसमें अब ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम है, इसे फीटस से प्लेसेंटा तक पहुँचाने का काम ये 2 आर्टरीज करती हैं। और यहाँ पर मौजूद जो वेन है वो वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है प्लेसेंटा से फीटस तक। प्लेसेंटा से फीटस तक ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर आने के लिए अम्बिलिकल वेन रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। एक और पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसके ऊपर एक जिलेटिनस सब्सटेंस पाया जाता है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर एक जिलेटिन की लेयर पाई जाती है, इसे आप वार्टन्स जेली कहते हैं। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, याद रखिएगा। अ जिलेटिनस सब्सटेंस फाउंड ओवर द अम्बिलिकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड वार्टन्स जेली। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, अ फीडिंग प्रॉब्लम अमंग इन्फेंट्स। आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक फीडिंग प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना है जो कि इन्फेंट्स में कॉमनली देखने को मिलती है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को फीडिंग कराते समय कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? चॉकिंग, हिकअप्स, एस्पायरेशन या फिर रिगर्गिटेशन। चॉकिंग शब्द का मतलब है कि रुकावट का होना, ऑब्स्ट्रक्शन का होना। हिकअप्स का मतलब है कि हिचकी आना, और एस्पायरेशन का मतलब है फूड कंटेंट का, मिल्क का रेस्पिरेटरी एयर ट्रैक्ट में चला जाना। और रिगर्गिटेशन का मतलब है स्टमक कंटेंट का स्टमक से वापस माउथ की तरफ या ईसोफेगस की तरफ मूव करना। तो इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग आपको इन्फेंट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ड्यूरिंग फीडिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, रिगर्गिटेशन जो है ये बच्चों में पाई जाने वाली, इन्फेंट्स में पाई जाने वाली कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम है। रिगर्गिटेशन का मतलब है स्टमक में मौजूद फूड कंटेंट का वापस ईसोफेगस की तरफ मूव होना रिगर्गिटेशन कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू डायफ्राम इज कॉल्ड। हमारा जो डायफ्राम है उसे कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई पहुंचाती है? डायफ्राम एक वह स्ट्रक्चर है जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने वाली मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और इसे किस आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई पहुंचाया जाता है?
याद रखिएगा डायफ्राम हमारे रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल होता है। आपके ऑप्शंस हैं इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन बी सुप्रारीनल आर्टरी, ऑप्शन सी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ऑप्शन डी कॉलिक आर्टरी। The right answer is option C. It is inferior phrenic artery. याद रखिएगा inferior phrenic artery डायफ्राम को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। inferior phrenic artery। Question number 9. Cold calorie test is used to check the functioning of। कोल्ड कैलोरी टेस्ट के द्वारा आप किस ऑर्गन के फंक्शनिंग को असेस करते हैं? हार्ट, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम या फिर पोन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा कोल्ड कैलोरी टेस्ट के द्वारा हम ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग को असेस करते हैं, चेक करते हैं। कोल्ड कैलोरी टेस्ट प्रोसीजर के अंदर हम पर्सन के पेशेंट के ईयर में नॉर्मल से कुछ ठंडा टेम्परेचर वाला लिक्विड या वाटर इंस्टिल करते हैं। जैसे ही पेशेंट के ईयर में ये वाटर इंस्टिल किया जाता है तो पर्सन में वर्टिगो लाइक फीलिंग्स होती है, नेस्टैग्मस मूवमेंट होता है, यानी रैपिडली उसकी आइज़ मूव करने लगती हैं। अगर क्लाइंट में ये मूवमेंट प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसके ब्रेन स्टेम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। और अगर ये मूवमेंट्स एब्सेंट होती है तो इसका मतलब है कि ब्रेन स्टेम में किसी प्रकार का लीजन मौजूद है जो कि एबनॉर्मलिटी को बताता है। होपफुली दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आपको बताना है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसकी वजह से हो सकती है? ऑप्शन ए क्लॉट्स के द्वारा, ऑप्शन बी फैट मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ऑप्शन सी एयर बबल्स के द्वारा, ऑप्शन डी सभी के द्वारा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कारण क्या हो सकता है? The right answer is option D, all of the above। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्लॉट्स के कारण हो सकता है, फैट मॉलिक्यूल्स के कारण हो सकता है या फिर एयर बबल्स के कारण भी हो सकता है। आइए जान लें पल्मोनरी एम्बोलिज्म एग्जैक्टली है क्या। एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी और इट्स ब्रांचेस यूजुअली बाय द एम्बोलस from a blood clot, fat molecule or cellular debris and air bubbles called pulmonary embolism। देखिएगा अगर किसी पर्सन की बॉडी में ब्लड क्लॉट, फैट मॉलिक्यूल्स, सेल्यूलर डिबेरिस या एयर बबल्स के कारण पल्मोनरी आर्टरी या फिर इसकी किसी ब्रांच में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, रुकावट आ जाए, जिसके कारण जो ब्लड है आगे लंग्स तक ना पहुंच पाए, तो ये कंडीशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाती है और ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन मानी जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जनरली वेन्स के अंदर किसी प्रकार की क्लॉट फॉर्मेशन के कारण होता है। वेन्स के अंदर एम्बोलाई बनने के कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज ये एम्बोलस जो वेन में बना है ये सर्कुलेशन के साथ ट्रेवल करता हुआ हार्ट से होकर लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और फिर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे। होपफुली दिस इज क्लियर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 11, the nurse taking care of a patient after vaginal hysterectomy for prolapsed uterus, which of the following nursing intervention by the nurse would best minimize the risk of pulmonary embolism in this patient? एक नर्स
उस पेशेंट की केयर कर रही है जिसे प्रोलैप्स्ड यूट्रस के कारण वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी की गई है। प्रोलैप्स्ड यूट्रस का मतलब है यूट्रस का अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटकर दूर चला जाना, और इसके ट्रीटमेंट के लिए वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी की गई है, जिसमें वेजाइना के थ्रू यूट्रस को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इस क्लाइंट में इस ऑपरेशन के बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना डेवलप हो जाए, इसके प्रिवेंशन के लिए नर्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा एक्शन लेना चाहिए? पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए, पोजीशन द पेशेंट इन हाई फॉवलस पोजीशन। ऑपरेशन के बाद हम इस पेशेंट को हाई फॉवलस पोजीशन देंगे। ऑप्शन बी, प्रोवाइड स्मॉल पिलो अंडर द नीज फॉर कंफर्ट। हम नीज के नीचे पिलो लगाएंगे ताकि कंफर्ट ज़्यादा हो। ऑप्शन सी, असेसिंग लोअर एक्सट्रीमिटीज़ फॉर वार्मथ एंड स्वेलिंग। हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को असेस करेंगे, वहाँ पर किसी प्रकार का वार्मथ तो नहीं फील हो रहा, स्वेलिंग तो नहीं मौजूद है। ऑप्शन डी, अर्ली एम्बुलेशन। सर्जरी के बाद जितना जल्दी हो सकेगा उसे घुमाना फिराना शुरू कर देंगे। कौन सा मेथड इस्तेमाल करके सर्जरी के बाद हम क्लाइंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म के डेवलप होने को रोक सकते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज अर्ली एम्बुलेशन। याद रखिएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को अगर बचाना है तो आपको पेशेंट को जल्दी घुमाना है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से इसे हम जान लेते हैं। मान लीजिए ये पेशेंट का लेग है और पेशेंट बेड रेस्ट पर है, तो पेशेंट के बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कुछ धीमा हो जाता है। इस धीमे हुए सर्कुलेशन के कारण पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज़ में मान लीजिए कोई क्लॉट बन गया, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में लेग की वेन के अंदर क्लॉट बन गया। अब ये क्लॉट ब्लड के साथ बहता हुआ ऊपर हार्ट तक पहुंच सकता है और हार्ट से होता हुआ लंग्स तक पहुंच सकता है। अगर ये क्लॉट लंग्स में पहुंचकर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन कर दे तो ये कंडीशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाती है, और इससे पेशेंट के लंग्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। इस क्लॉट के बढ़ने को रोकने के लिए हम जितना जल्दी हो सकता है पेशेंट को मूवमेंट करवाना शुरू कर देंगे, ताकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है प्रॉपर हो सके, और ब्लड रुकेगा नहीं तो वहाँ पर क्लॉट बनेगा नहीं। याद रखिएगा, अगर ब्लड फ्लो हो रहा है, खून बह रहा है, तो उसमें कभी भी क्लॉट नहीं बनेगा, लेकिन किसी वजह से अगर ब्लड रुका तो वहाँ पर क्लॉट बन सकता है। कहते हैं ना कि बहता हुआ पानी साफ होता है, रुका हुआ पानी गंदा होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगर ब्लड फ्लो रेगुलर हो रहा है तो वहाँ पर क्लॉट नहीं बन सकता। ये बॉडी की नेचर द्वारा दी गई एक बहुत ही अच्छी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन किसी कारण से अगर ब्लड रुक गया तो वहाँ पर डेफिनेटली क्लॉट बनेगा, और ये क्लॉट जो है पर्सन की जान तक ले सकता है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following procedure is likely to be performed in patient who manifest symptoms of meningitis? अगर किसी क्लाइंट में मेनिंजाइटिस जैसी डिजीज है, मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स हैं, तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए या कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जा सकता है? कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ ब्लड, लंबर पंक्चर, कैट स्कैन, या फिर यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस का मतलब है कि किसी भी क्लाइंट के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाली 3 लेयर्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के कारण
स्वेलिंग का आना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को 3 लेयर्स घेर कर सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिन्हें आप ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाइया मैटर के नाम से जानते हैं। अगर इन मेनिंजियल लेयर में किसी कारण से इन्फेक्शन हो जाए और उसकी इन्फ्लामेशन हो तो ये कंडीशन मेनिंजाइटिस कहलाती है। इस कंडीशन को कंफर्म करने के लिए हम पेशेंट में लंबार पंक्चर करते हैं, और लंबार पंक्चर करने की साइट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, जो कि है L3 L4 के बीच। इस प्रोसीजर से पहले पेशेंट को सी शेप पोजीशन दी जाती है और फिर L3 L4 रीजन पर नीडल इंसर्ट करके CSF का सैंपल लिया जाता है, और फिर इस CSF के सैंपल को लेकर लैब में हम जांचते हैं और एग्जैक्टली कॉज का पता करते हैं। दिस इज द लंबर पंक्चर प्रोसीजर। इसे आप स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, when assessing blood pressure, the sound that is heard through a stethoscope is placed over the artery is termed as। जब किसी क्लाइंट में आप बीपी चेक करते हैं तो स्टेथोस्कोप से जो आपको साउंड सुनाई देता है उस साउंड को क्या कहते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है क्रैकल्स, ऑप्शन बी है कॉर्टोकॉफ साउंड, ऑप्शन सी है ब्रैकियल साउंड, या फिर ऑप्शन डी मरमर। बीपी असेस करते समय आर्टरी से जो साउंड सुनाई देता है अस्कल्टेशन के दौरान, वो क्या कहलाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इससे हम कॉर्टोकॉफ साउंड के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉर्टोकॉफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 14, an essential nursing action when caring for a small child with severe diarrhea is to। अगर किसी छोटे बच्चे को डायरिया हो जाए तो इस सिचुएशन में सबसे जरूरी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। फोर्स्ड फ्लूइड ओरली, आप ओरल रूट से ज़्यादा फ्लूइड देना चाहेंगे। टेक वेट डेली, आप उसका वजन करेंगे। रिप्लेस लॉस्ट कैलोरीज, आप उसकी जो कैलोरी लॉस हुआ है उसे रिप्लेस करेंगे। या फिर बॉडी टेम्परेचर को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रखने की कोशिश करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, एज अ नर्स आप इस सिचुएशन में पेशेंट के असेसमेंट को प्रायोरिटी देंगे। हम इस पेशेंट का, इस बच्चे का रेगुलर वेट चेक करेंगे और ये देखेंगे कि वेट में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है, जो कि डिहाइड्रेशन के असेसमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा, चाइल्ड्स में डायरिया के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माना जाता है रोटा वायरस, और इस वायरस से बचने के लिए उन्हें रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है, जो कि ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, और इसकी डोज होती है 5 ड्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न्स meningomyocele, it is essential that nursing care includes। किसी बच्चे में मेनिंगोमायोसील का क्लोजर आपने किया है, यानी कि उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका एक हिस्सा ओपन था जिससे मेनिंजियल लेयर बाहर की तरफ निकली हुई थी, इसे आपने करेक्ट किया है। और इस क्लोजर के बाद इसेंशियल केयर में आप क्या इंटरवेंशन करना सही समझेंगे। स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑफ लेग मूवमेंट, आप इस न्यूबॉर्न बेबी में लेग मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। डिक्रीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, इस बच्चे को किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल स्टिमुलाई नहीं मिले, ऐसा कुछ करेंगे।
मेजरमेंट ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस डेली, आप इस बच्चे में हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर करेंगे, या फिर ऑब्जर्व ऑफ सीरियस ड्रेनेज फ्रॉम द नेयर्स, पर्सन की नोज से किसी प्रकार का सीरियस ड्रेनेज तो नहीं आ रहा, इसे ऑब्जर्व करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हम इस बच्चे में हेड सर्कमफ्रेंस को मापेंगे। बच्चे का हेड का जो साइज है उसे चारों तरफ से मेजर करना हेड सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट कहलाता है, और इसका मेजरमेंट इस कंडीशन के बाद ज़रूरी है बिकॉज हमने डायरेक्टली जो मेनिंजेस लेयर है उसकी सर्जरी की है, उसे टच किया था। इस बच्चे में अगर किसी भी प्रकार से मेनिंजाइटिस की कंडीशन होगी तो यहाँ पर बच्चे का जो हेड साइज है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। बच्चे में ये चीज़ एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए इसेंशियल रूप से की जानी चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Important question. Bleeding after 24 hours of delivery considered as postpartum hemorrhage. किसी वुमेन में डिलीवरी होने के 24 घंटे बाद कितना ब्लड लॉस हो कि आप उसे पीपीएच या पोस्टपार्टम हेमरेज के नाम से जानें। अगर ब्लड लॉस जो है 500 ml से ज़्यादा हो, 700 ml से ज़्यादा हो, 100 ml से ज़्यादा हो या फिर 200 ml से ज़्यादा हो। The right answer is option A. It is blood loss more than 500 ml is called PPH. प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। आइए इससे जुड़े कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करें। हेमरेज मोर देन 500 ml आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज। बच्चे के जन्म के बाद अगर वुमेन से 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो ये कंडीशन पीपीएच या पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। यहाँ पर अर्ली पीपीएच और लेट पीपीएच दो टर्म्स होती हैं। अर्ली पीपीएच जिसे आप प्राइमरी पीपीएच के नाम से भी जानते हैं, वो एग्जैक्टली क्या है आइए जान लेते हैं। इट इज़ अ ब्लड लॉस ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। याद रखिएगा, डिलीवरी होने के बाद पहले 24 घंटों में अगर ब्लड लॉस 500 ml से ज़्यादा हो जाता है तो इसे आप प्राइमरी पीपीएच या अर्ली पीपीएच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूट्राइन टोन एटोनिक यूट्रस बाय द ओवर डिस्टेंशन। और इस प्राइमरी पीपीएच का जो कॉज है वो जनरली यूट्रस की टोन में डिफेक्ट होना माना जाता है, यानी जो यूट्रस है वो एटोनिक हो जाता है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस के अभाव के कारण ब्लीडिंग होना देखा जाता है, और अगर ये शुरुआती पहले 24 घंटे में है तो वहाँ पर इसे आप पीपीएच कहेंगे। देखिएगा, डिलीवरी के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण जो यूट्रस के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उन पे लगातार दबाव पड़ता रहता है, और इस दबाव के कारण जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। अगर किसी वुमेन में बच्चे की डिलीवरी के बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, यानी यूट्रस बिल्कुल रिलैक्स रहता है, एटोनिक यूट्रस हो जाता है, तो इन ब्लड वेसल्स पर दबाव नहीं पड़ेगा, और दबाव नहीं पड़ने के कारण लगातार यहाँ की ब्लड वेसल्स से ब्लड लॉस होता जाएगा और वुमेन में पीपीएच जैसी कंडीशन डेवलप होगी। तो याद रखिएगा, प्राइमरी पीपीएच वह कंडीशन है जिसमें डिलीवरी के बाद पहले 24 घंटों में 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो, और इस प्रकार के पीपीएच का जो प्राइमरी कॉज है वो एटोनिक यूट्रस माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट पोस्टपार्टम हेमरेज की, जिसे आप सेकेंडरी पीपीएच के नाम से भी जानते हैं। इट अकर्स 24 hours within the 20 after 24 hours within the puerperium period। याद रखिएगा,
डिलीवरी होने के 24 घंटे बाद से लेकर पूरे परपेरियम पीरियड के दौरान अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो ये कंडीशन लेट पोस्टपार्टम हेमरेज या सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज के नाम से जानी जाती है। और इसका जो कॉज है वो होता है रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स, यानी प्लेसेंटा निकलने के बाद यूट्रस में प्लेसेंटा के कुछ कण अवयव या पार्ट्स रह गए हैं और यहाँ से लगातार ब्लड लॉस हो रहा है। सो रिमेंबर दिस, retained placental fragments is the common cause of secondary PPH. Next question, which of the following is not a defense mechanism? आपको इन चारों ऑप्शंस में से उसे सेलेक्ट करना है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म का उदाहरण नहीं है। रैशनलाइजेशन, इनहिबिशन, सब्लिमेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज इनहिबिशन। इनहिबिशन डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सभी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? इन चारों में से कौन सा आयन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है? कैल्शियम, Mn2, K+, PO4-2। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा कैल्शियम जो है 4th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है और इसकी प्रेजेंस के कारण ही क्लॉटिंग मैकेनिज्म पूरी हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 19, मसाजिंग ऑफ मेडिकेशन ओवर द स्किन इज कॉल्ड? जब कोई मेडिसिन किसी बॉडी के ऊपर मलहम की तरह लगाई जाती है, रबिंग या फ्रिक्शन द्वारा अप्लाई की जाती है, तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या कहलाता है? इट इज इनंक्शन, इनहेलेशन, इंस्टिलेशन या फिर इरिगेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज कॉल्ड इनंक्शन। इसे हम इनंक्शन के नाम से जानते हैं। सिंपली किसी चोट वाली जगह पर दवा अप्लाई करना, दिस इज इनंक्शन। मलहम की तरह लगाना, मालिश करना, इट इज इनंक्शन। और इनहेलेशन का मतलब है रेस्पिरेशन के थ्रू मेडिसिन को इनहेल करना। इंस्टिलेशन में आपके ईयर और आई ड्रॉप्स आती हैं। और इरिगेशन का मतलब है कि आप बॉडी के किसी पार्ट को वाटर द्वारा, फ्लूइड द्वारा वॉश आउट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इरिगेशन, जिसमें आप स्टमक इरिगेशन ले सकते हैं, जिसे आप लेवाज प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट, पीएच ऑफ वेजाइना बिकम्स एसिडिक ड्यू टू? वेजाइना की जो पीएच है वो नॉर्मली एसिडिक होती है, इसका क्या कारण है? बार्थोलिन ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, डॉर्डेलन बेसिलाई या फिर ई कोलाई? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेजाइनल एरिया में ड्यूडर्नल बेसिलाई नाम का बेसिलस या बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये वेजाइना के एसिडिक मीडियम के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following might increase the client's risk during ECT? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने के दौरान कौन सी कंडीशन की वजह से पेशेंट में रिस्क की संभावना बढ़ जाती है? ऑप्शन ए, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज के होने पर। ऑप्शन बी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होने पर। ऑप्शन सी, रीसेंट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने पर। ऑप्शन डी, यूज ऑफ मल्टीपल मेडिकेशन के होने पर।
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या ईसीटी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल हम सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट के ट्रीटमेंट में करते हैं। अगर इन पेशेंट में रिसेंटली मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का एपिसोड आया है, हार्ट अटैक आया है, या फिर इन पेशेंट्स में इंट्राक्रेनियल प्रेशर किसी कारण से बढ़ा हुआ है, तो इनमें ईसीटी नहीं दी जाती। इसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है, बिकॉज इससे पेशेंट में रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू इज। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव टिश्यू कौन सा है। ब्रेन टिश्यू, बोन मैरो टिश्यू, थायराइड टिश्यू या लीवर टिश्यू। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज बोन मैरो। याद रखिएगा, बोन मैरो वह सब्सटेंस है जो हमारी बोन्स के अंदर पाया जाता है, और यहीं से हमारी सभी ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, और ये बोन मैरो रेडियो सेंसिटिव टिश्यू माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ HIV इन्फेक्शन इन अ न्यूबॉर्न इज। किसी न्यूबॉर्न बेबी में HIV इन्फेक्शन होने का सबसे कॉमन कॉज क्या हो सकता है। पेरीनेटल ट्रांसमिशन, ब्रेस्ट मिल्क, ट्रांसप्लेसेंटल रूट, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। किस सिचुएशन के कारण न्यूबॉर्न बेबी में सबसे ज़्यादा HIV इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर पेरीनेटल ट्रांसमिशन के कारण HIV होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 24, फीटल सर्कुलेशन फंक्शंस फुली बाय। फीटल सर्कुलेशन किस एज पर, किस गैस्ट्रेशनल एज पर पूरी तरह से काम करने लग जाता है। 12 वीक पर, 28 वीक पर, 8 वीक पर या 6 वीक पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, 12 वीक्स की एज पर फीटल सर्कुलेशन फुली फंक्शनल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, गोनियोमीटर इज यूज्ड टू असेस। गोनियोमीटर इक्विपमेंट के द्वारा आप किस चीज का असेसमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑडिटरी फैकल्टी, मसल्स स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट एंड विजुअल एक्यूटी। The right answer is option C, range of motion of joint। कोई जॉइंट कितने डिग्री एंगल तक मूव कर पा रहा है, कितना मूव कर पा रहा है, इस चीज को अपन रेंज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, और इसका असेसमेंट गोनियोमीटर द्वारा किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 26, an adult client has undergone a lumbar puncture to obtain cerebrospinal fluid for analysis. After reviewing the result of analysis, the nurse recognizes that the CSF is normal when which element is negative. किसी पर्सन में आपने
CSF का सैंपल लिया विद द हेल्प ऑफ लंबर पंक्चर प्रोसीजर। अब इस CSF में आपको कौन सी फाइंडिंग नेगेटिव मिले या नहीं मिले तो आप ये मानेंगे कि CSF ठीक है, नॉर्मल है। RBC, ग्लूकोज, प्रोटीन, WBC। सिंपली आपको ये बताना है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कौन सा सब्सटेंस नॉर्मली नहीं पाया जाता। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, CSF में RBC नहीं पाई जाती, ग्लूकोज, प्रोटीन और WBC कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। द अडल्ट with a normal CSF has no RBC. Normal level of protein in CSF is around 15 to 45 mg per dl. Important है, प्रीवियसली पूछा भी गया है कि CSF में नॉर्मल प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो आप बताएंगे 15 से 45 mg पर dl। और यदि आपसे पूछा जाए कि नॉर्मली CSF में ग्लूकोज कितना होता है, तो आप बताएंगे 50 to 75 mg पर dl। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये दोनों ही चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रिलेटेड टू एज एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड आफ्टर आवर्स ऑफ एडमिशन। किसी पेशेंट में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एडमिशन होने के कितने घंटे बाद कहा जाता है? 48 घंटे, 24 घंटे, आफ्टर डिस्चार्ज या 72 आवर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, इस एडमिशन के बाद 48 घंटे कंप्लीट हो जाएं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 48 घंटे अगर पेशेंट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो इसे आप हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोसोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, 48 घंटे कंप्लीट होने से पहले यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं कहलाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता? हेपेटाइटिस बी, टेटनस, रूबेला, पर्टुसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। रूबेला वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जाता, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ऑप्शन सी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 29। मेन रिजर्वर ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड। आपको बताना है कि किसे आप ब्लड का रिजर्वर या सर्कुलेटरी ब्लड का रिजर्वर मानते हैं? आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, लेफ्ट वेंट्रिकल। गौर कीजिएगा, जिस प्रकार यूरिनरी ब्लैडर को आप यूरिन का रिजर्वर मानते हैं, स्टमक को फूड के लिए रिजर्वर मानते हैं, उसी प्रकार सर्कुलेटरी ब्लड का रिजर्वर किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। रिजर्वर का मतलब है कि ज़्यादातर अमाउंट कुछ देर के लिए यहाँ पर स्टोर्ड रहता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड वेन्स। वेन्स को हम सर्कुलेटरी ब्लड के लिए मेन रिजर्वर के रूप में मानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 30। विच कैन्यूला इज यूज्ड फॉर IV थेरेपी इन चिल्ड्रन? बच्चों को IV फ्लूइड देने के लिए कौन सा कैन्यूला इस्तेमाल करेंगे आप? येलो, ग्रीन, पिंक और पर्पल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर हम येलो कलर कैन्यूला को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था?
UIP was launched at which year? 1982, 1984, 1985, 1987. Important question. The right answer is option C. याद रखिएगा 1985 में UIP लॉन्च किया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, करेक्ट रिगार्डिंग टेंडन। हमारे बॉडी में पाए जाने वाले टेंडन्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, ये बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन बी, इट कनेक्ट्स बोन टू मसल, ये बोन को मसल से जोड़ता है। ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव, ये दोनों काम करता है। ऑप्शन डी, इट कनेक्ट्स मसल्स टू मसल, ये मसल को मसल से जोड़ता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा बोन को बोन से जोड़ने का काम जो है लिगामेंट करता है, और मसल को बोन से जोड़ने का काम टेंडन करता है। MTB एंड BLB इस तरह से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे टेंडन के बारे में पूछा गया था तो आप बताएंगे कि बोन को मसल से जोड़ने के लिए टेंडन रिस्पॉन्सिबल है, और अगर बोन को बोन से जोड़ना है तो वहां पर लिगामेंट्स पाए जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज यूज्ड फर्स्ट टू ट्रीट हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक को ट्रीट करने के लिए किसका इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता है? प्लाज्मा, फ्रेश ब्लड, होल ब्लड, पैक्ड सेल्स। The right answer is option C, it is whole blood. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। हाइपोवॉलेमिक शॉक यानी क्लाइंट को फ्लूइड लॉस, ब्लड लॉस हुआ है, जिसके बाद बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को रीस्टोर करना है, शॉक को ट्रीट करना है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्स्ट चॉइस के रूप में होल ब्लड का रिप्लेसमेंट देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच एमिनो एसिड। किस एमिनो एसिड के द्वारा गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण किया जाता है? ग्लूटामिक एसिड, टायरोसिन, सेरिन, ट्रिप्टोफेन। गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, गाबा। The right answer is option A, it is glutamic acid. ग्लूटामिक एसिड एक एमिनो एसिड है जो कि गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज के क्वेश्चंस, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।